नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे साधना और स्वास्थ्य ग्रुप में और यूट्यूब चैनल में। 24 मई वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। कहते हैं सिज़ोफ्रेनिया जो सबसे पहले डायग्नोस हुई थी वो 1910 में हुई थी, जो कि हमारे वैश्विक जो डॉक्टर, फ्रांस के डॉक्टर फिलिप पिनेल, उनके ऑनर के लिए यह दिन चुना गया। और इस दिन चुनने का कारण रहा कि अवेयरनेस इस दिन सभी को दी जाए, ये जानकारी सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। सिज़ोफ्रेनिया is such a disease which is affecting 21 million of people worldwide. 2.3% or 2 to 3% people are affected all over the world. And this disease is very debilitating, is very chronic, can say. And this disease affecting not only the thoughts but also feelings and behavior. This disorder is known as a disorder of thoughts, disorder of emotions, disorder of behavior, as also it is known as a disorder of speech, disorganized speech. आपने देखा भी होगा लोगों को रास्ते में चलते हुए, कुछ लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, आपने एक या दो व्यक्ति को, आदमी को देखा होगा कि वो अपने आप से बात करते हुए जा रहे हैं या अपने आप से मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। और ये अपने आप से मुस्कुराना, अपने आप से बात करना या सूर्य चाँद सितारों को देखते हुए उनको जवाबदारी करना आदि, तो हम जब उनको देखते हैं तो हम भी एक अजीब सी हंसी छोड़ते हुए पास हो जाते हैं कि देखो ये किससे बात कर रहा है, पागल जा रहा है। ये शब्द हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये पागल शब्द यूज़ करना उन लोगों के लिए कितना कठिन होता है जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे होते हैं। तो ये पागल शब्द से हमें अपने आप को बचाना है। ये शब्द हमारी डिक्शनरी से हमें निकालना है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी डिसीज़ हो सकती है। जैसे आज का कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें कोई भी किसी समय इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, इस वायरस से ग्रसित हो सकता है, ठीक उसी प्रकार। लेकिन इसके होने के चांसेस क्या होते हैं और ये कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दिस डिसऑर्डर इज़ डिसऑर्डर ऑफ थॉट, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एज वेल एंड डिसऑर्डर ऑफ स्पीच। यानी कि ये जब बीमारी किसी को होती है तो ये बीमारी में व्यक्ति को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं या डिल्यूजन्स होने लगते हैं। जब डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो इसमें तरह तरह की गलत धारणाएं और गलत विश्वास पैदा होने लगते हैं, और जो उनको फील होता है कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमारे अंदर में विचार आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जैसा कि उसको ये महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, मेरे पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, या खाने पे जहर मिला दिया गया है, या वो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इस तरह की जो सोच है, इस सोच में वो इतना डूब जाता है कि उसे भय लगने लगता है, उसके व्यवहार में एक एबनॉर्मलिटी आने लगती है, नॉर्मलिटी दूर होने लगती है, और वो उस तरह का व्यवहार करता है जो वास्तविक रूप से नहीं है, लेकिन उसको महसूस हो रहा होता है। तो महसूस हो रहा होता है मीन्स कि फीलिंग्स को भी अफेक्ट करता है, और फीलिंग्स को जब अफेक्ट करता है तो फिर फीलिंग्स का इफ़ेक्ट हमारे बिहेवियर पर आता है, तो बिहेवियर भी उसी तरह से दर्शाता है। तो दो तरह के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। एक लक्षण तो जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स ख़ास तौर से उसका ख़ास सिम्टम है। तो हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि जो चीज़ें
उपस्थित नहीं है वो भी उपस्थित महसूस होती हैं। जैसे कि किसी ने घंटी बजाई, जो घंटी नहीं बजाई फिर भी उसको लग रहा है किसी ने घंटी बजाई, या कोई पीछे खड़ा हुआ है, कोई नहीं भी खड़ा हुआ है लेकिन वो कह रहा है कि पीछे खड़ा हुआ है, या कोई उससे बातचीत कर रहा है, या कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या इस तरह से कि हमारे मन के जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं वो दूसरे लोग हमारे विचारों को चुरा रहे हैं या फैला रहे हैं दूसरों तक। तो इस तरह के हेलुसिनेशंस यानी कि आवाज़ें सुनाई देना, उनके मन की बातों को चुरा लेना या फैला देना, दूसरों तक फैला देना, या घंटी बजना, हॉर्न बजना, या पीछे कोई खड़ा हुआ है उसे महसूस होना, इस तरह के जो विचार या इस तरह की जब उनके अंदर भावनाएं उठती हैं तो उस चीज़ को वो बार बार करने लगते हैं और कहते पाए जाते हैं, देखो तुम को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, या किसी ने घंटी बजाई है, या देखो मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, या मेरा नुकसान पहुंचाना चाहता है। और जब हम थॉट्स की बात करते हैं तो उसमें डिल्यूजन्स कहा जाता है कि ऐसा विचार, ऐसी भावनाएं उठती हैं जो कि उसे सही लगती हैं, गलत विश्वास, गलत धारणाएं। तो गलत विश्वास, गलत विचार, गलत धारणाएं जब उसके मन में बार बार आती हैं तो उसी को ही वो सच समझने लगता है। जैसे कि तुमने मेरे खाने में जहर मिला दिया है, तुम मेरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तुम मुझे मार देना चाहते हो, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम मुझसे जलते हो, तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। तो तरह तरह के ऐसे विचार वो प्रकट करने लगता है। अब जब ये हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं तो हमारा डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी हो जाता है। तब हम उसी तरह से बिहेवियर करने लगते हैं जो हमारे मन के अंदर हो रहा होता है। तो ये बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि जो सामान्य अवस्था में सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए वो नहीं होता। और फिर स्थिति आती है कि भाषा में वो या तो मर्मरिंग करता है, या भाषा उसकी स्पीच जो है क्लियर नहीं होती है, या वो बार बार उस चीज़ को कहता है, या वो जो है कोई भी बात को अंदर ही अंदर रख जाता है। तो इस तरह से भाषा में भी परिवर्तन आता है, या भाषा में आधी बात कहते हुए कोई दूसरी बात करने लग जाता है, या जहाँ से शुरू किया वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाना, या जो बात आपने पूछी है उस बात का जवाब ना देकर कुछ दूसरी बात का जवाब देने लगना। और ये है जो लक्षण हैं, अगर यही लक्षण 7 to 15 डेज़ जो आज का जो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहता है या आज के नॉर्म्स जो कहते हैं हमारे ICD-10 के द्वारा कि 15 डेज़ तक अगर ये सिम्टम्स लगातार मिलते हैं, जिसमें कि अगर नींद भी आपकी गायब हो जाती है, भूख प्यास नींद जो है अगर आपकी गायब हो जाती है और ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और डॉक्टर फिर उसकी जांच पड़ताल करता है। इसमें जांच पड़ताल भी दो तरह से की जाती है, एक तो जिसको कहते हैं बातचीत के माध्यम से पता लगाया जाता है, और दूसरा जब बातचीत के माध्यम से क्लैरिटी नहीं हो पाती है तो ऐसे समय पे फिर वो एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, जिसे रोशाक टेस्ट कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट कहते हैं, उसके लिए रेफ़र करता है। तो इसमें कहा गया है कि पहले भी लोग ऐसा बोलते थे कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी है या स्प्लिट माइंड है। तो इस बीमारी को स्प्लिट माइंड के रूप में, स्प्लिट पर्सनालिटी के रूप में भी लोग कहा करते थे। अब ये बात आती है कि आखिर ये बीमारी हो क्यों जाती है। तो बीमारी होने की कई वजहें हैं। पहली वजह तो केमिकल चेंजेस हैं, जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं वो केमिकल चेंज हो जाते हैं, किसी को भी हो सकते हैं तो ये हो जाते हैं। और इन बायोकेमिकल चेंजेस होने की वजह से, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, डोपामिन है आपका, एपिफ्रीन है, नॉन एपिफ्रीन है, तो ये डोपामिन्स जो हैं इनमें बदलाव आ जाता है। कोई केमिकल कम उसका ब्रेन में सिक्रेशन होता है या किसी का ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको ये लक्षण आने लगते हैं। इमोशंस की जब बात हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो इमोशंस या तो लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, जिसको ब्लैंड इफ़ेक्ट कहते हैं, या इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट होता है। जो बातचीत कर रहा है उससे उसके जो इमोशंस हैं वो कनेक्ट नहीं होते,
तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट कहा जाता है। तो ये लक्षण हमारे केमिकल चेंजेस होने की वजह से होते हैं। दूसरा है कि जेनेटिक कॉज होता है कि अगर फैमिली में इसकी हिस्ट्री होती है, इससे घबरा नहीं जाना चाहिए कि फैमिली में हिस्ट्री है तो शायद सबको ही हो जाएगा। फैमिली हिस्ट्री होती है और उसमें अगर पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स को अगर है तो 50% 50 to 60% चांसेस होते हैं होने के। अगर पेरेंट्स में किसी एक को ये बीमारी है तो चांसेस 20% होते हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात होती है, समझने वाली बात होती है। तीसरा है वह हायरार्की ऑफ द चाइल्ड कि अगर बड़ा पहला बच्चा है तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिडिल बच्चा है उससे कम होते हैं, या थर्ड बच्चा है तो उसको किस तरह से होते हैं। तो हायरार्की ऑफ द चिल्ड्रन इसमें भी आता है कि इसके किस तरह से अफेक्ट पेरेंट्स के अफेक्ट आ सकते हैं। अब ये बात आती है कि और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो और फैक्टर्स में साइकोसोशल फैक्टर्स आते हैं। तो साइकोसोशल फैक्टर्स में एक फैक्टर हम आपको बताना चाहते हैं कि अधिकतर ये बीमारी जो होती है वो होती है 18 to 35 ईयर्स की एज में, यानी कि ये जो मिडिल एज है, यूथ यंग एज से मिडिल एज में। लेकिन ये इसमें जो साइकोसोशल कॉज होता है वो ज़रूरी नहीं है कि 18 ईयर्स की एज में हो, छोटी उम्र में भी कॉज हो सकता है। तो एक सिंपल एक एग्जांपल देकर आपको क्लियर करती हूँ कि एक 14-15 ईयर्स का बच्चा जो क्लास 8th में था, तो उसकी टीचर वो पढ़ने में होशियार था और उसके साथ में एक बच्चा बैठता था, वो भी होशियार थे। तो टीचर जो है एक बच्चे को बहुत इनकरेज करती थी, उसको इनकरेज नहीं करती थी और बल्कि क्लास में ह्यूमिलिएट करती थी और डांटती थी। तो एक बार किसी बात पे लेट हो गया और लेट होने पर उसको पनिशमेंट दिया और पूरी क्लास में उसको अपने आप को बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ। और फिर वो बात आई और गई हो गई, वो क्लास पास कर गया और क्लास पास करने के बाद जो है उस अपनी उस टीचर के प्रति उसके अंदर जो एक रिटेलिएशन, एक एग्रेशन, एक रिवेंज की जो फीलिंग डेवलप हुई, तो उसको उसने वहीं पे सप्रेस कर दिया कि मैं तो छोटा हूँ, मैं टीचर को क्या कह सकता। जब कई बार बातें ऐसी उभरी तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने टीचर को बताया, तो टीचर ने और उस पर फंदा उस पर कसा और ज़्यादा दूसरों बच्चों के सामने सरकास्टिज्म जैसा व्यवहार करना। तो इस तरह का किया तो उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ा अपने उस 8th क्लास से 9th क्लास के बीच में। फिर वो बच्चा इतना ज़्यादा उससे अफेक्टेड हो गया कि इमोशनली जो है कभी कभी अपनी मम्मी से बात करता, उन टीचर ने अच्छा नहीं किया, पापा देखो टीचर ने अच्छा नहीं किया। तो जैसे नॉर्मली लोग होते हैं कि हाँ ये बात घटना घटी है, बच्चा ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसलिए बार बार उस बात को कह रहा है। तो उन्होंने कभी समझाया, कभी टीचर के लिए कुछ अच्छा कहा, कभी बुरा कहा, कभी कहा इग्नोर कर दो। तो इस तरह से ये काम होता रहा, चलता रहा। लेकिन जब वो इंटर क्रॉस कर गया और बीएससी पे गया, बीएससी के बाद जो है वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, तो बीएससी और एमबीबीएस के बीच में उसका सिलेक्शन भी एमबीबीएस में हो गया था, एडमिशन भी उसने ले लिया था। लेकिन वो फर्स्ट जो फर्स्ट ईयर ही था, फर्स्ट ईयर में वो बीच में भूल भी जाता था उन किस्सों को। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में कॉलेज में गया, हॉस्टल में रहा, फैमिली से अलग हुआ, तो एक उसके लिए बहुत समय के बाद एक स्ट्रेस फैक्टर हुआ कि फैमिली उससे अवे हुई, दूर हुई। और उस स्थिति में उसको फिर से वही सारी बातें रिकलेक्ट होने लग गई उसकी मेमोरी में, और फिर से वही बातों में वो रहने लग गया कि टीचर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, टीचर ने उसके साथ बहुत बिहेवियर बुरा किया, आदि आदि। तो वो अपने मम्मी पापा को जब होम सिकनेस होती तो फ़ोन मिलाता और कहता कि मम्मी मेरी टीचर ने अच्छा नहीं किया, मेरे पापा मेरी टीचर ने अच्छा नहीं किया। तो वो लोग यही समझाते हैं कि देखो बेटा, वो बात तो बहुत पुरानी हो गई, क्लास 8 की है, तुम अब क्यों बात कर रहे हो इस बात को लेकर। लेकिन वो बात किए जा रहा था और उससे पढ़ाई पर इफ़ेक्ट पड़ने लग गया। उसकी पढ़ाई जो है मिस होने लग गई, स्कूल जाना मिस कर, कॉलेज जाना जो था उसने मिस कर दिया। पढ़ाई में उसकी जो एग्ज़ाम टेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर में, उसमें उसकी बैक आ गई। और साथ ही साथ जो है उसका बिहेवियर दूसरों के साथ एक जैसे होता है सोशल इंटरेक्शन, वो उसका पुअर रहा। किसी से फ्रेंडशिप ना करना, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना, अपना अकेला गया अकेला आ गया और वहाँ पर भी आइसोलेशन फील करना। इस तरीके से वो धीमे धीमे क्या होने लग गया कि थोड़ा एग्रेसिव मोड में आने लग गया। जब एग्रेसिव मोड में आया तो दोस्तों ने देखा ये बहुत छोटी छोटी बात में एकदम आक्रामक हो जाता है,
और इतना आक्रामक हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में घर वालों को फ़ोन किया, फ्रेंड्स ने। घर वाले गए और लेकर के इस बच्चे को आए और उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया, तो देखा कि ये छोटी बात में कभी एकदम खुश हो जा रहा था और कभी एग्रेसिव हो जा रहा था, कभी सॉरी मांगने लग जा रहा था कि मम्मी सॉरी, मैंने आपको ऐसे बोल दिया। और कभी एकदम अचानक से नाराज़ हो जाने लगना और कभी रिटेलिएट होना कि मैं टीचर को इतना मारूंगा कि टीचर का जो है पूरा थोबड़ा सही कर दूंगा, ऐसे करके बात करता। तो फिर मेरे से कंसल्ट किया, और जब कंसल्ट किया तो मैंने उसका पूरा असेसमेंट किया, थॉरोली असेसमेंट किया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी किया। और उस असेसमेंट के बाद मैंने पाया कि वो प्रोसेस सिज़ोफ्रेनिया, यानी कि वो सिज़ोफ्रेनिया की ओर कन्वर्ट हो रहा था और उसके सिज़ोफ्रेनिक लक्षण उसके दिखाई दे रहे थे। और फिर पेरेंट्स एजुकेटेड थे, दोनों ही बैंक में मैनेजर थे। अब उन लोगों को कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उनको मैंने सारी चीज़ें बताई कि ये क्लास 8 से देखिए इस तरह से आपके साथ इस तरह से बिहेव करना, बताना, जानकारी देना, लेकिन आपने जितनी भी भरसक कोशिश की, आप अपनी तरह से करते रहे। लेकिन अब उसके सामने जो सिचुएशन आई है वो ये है कि अब वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। अब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है। वो पूरा कंफ्यूज मोड में पहुंच गया है। और ऐसे में जब तक आप उसको मेडिकल हेल्प नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। काउंसलिंग भी हेल्प करेगी, क्योंकि जो एग्रेशन है टीचर के लिए और पास्ट मेमोरीज़ इतनी बार बार उसको अफेक्ट कर रही हैं, तो उससे उसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है या प्रेजेंट टाइम का जो उसका बिहेवियर है, उसमें उसके मैनेजमेंट में ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। इंटरपर्सनल स्किल्स भी बढ़ेगी, असर्टिवनेस भी आएगी और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक्यूट जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन है। फिर जब इतना कन्विंस किया तो उन्होंने मेडिसिन चलाई और मेडिसिन से ट्रेमेंडस फ़ायदा हुआ। और फिर लगातार काउंसलिंग 1 ईयर तक होती रही। तो ये बच्चे का आपको मैंने एग्ज़ाम्पल बता कर के एक सिज़ोफ्रेनिया की जो आपको मोड ऑफ इलनेस बताया कि किस तरह से ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसको पहचानना घर वालों के लिए मुश्किल होता है, और अर्ली ऑनसेट होता है। तो अर्ली ऑनसेट, ग्रेजुअल कोर्स, और साथ ही साथ जो है आपका आपकी जो मैंने पहले आपको बताया कि किस तरह से कंटिन्यूएशन प्रोसेस में वो चलता जाता है और हम कितना समय लगा देते हैं उस बीमारी को पहचानने में। और जब बीमारी पहचान में आती है तो 2 साल, 3 साल या 4 साल लगभग निकल चुके होते हैं। और ऐसे में फिर कहा जाता है कि मोर देन 2 years इफ़ द इलनेस हैज़ टेकन प्लेस, इट मीन्स इट हैज़ बिकम क्रॉनिक। तो क्रॉनिसिटी डेवलप हो जाती है और क्रॉनिक बीमारी को दूर करने के लिए समय भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से ये बीमारी जो है पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ भी और ये नेगेटिव सिम्टम्स के साथ भी, दोनों सिम्टम्स इसमें मिले जुले थे। कि नेगेटिव सिम्टम्स था कि कैसे वो धीरे धीरे चीज़ों से अलग होता जा रहा था, फ्रेंड से अलग होता जा रहा था, अकेला रहना शुरू कर दिया था। तो एग्रेसिव मोड में कभी, तो कभी लो मोड में, तो कभी सॉरी बोलता था, कंफ्यूज हो रहा था, प्रोसेस में चल रहा था। लेकिन कभी कभी एकदम उस मोड में आ जाता कि टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया, टीचर ने पास मेमोरी एकदम उसको प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही थी, इस प्रकार से। तो जो ये सिम्टम्स दिख रहे थे, तो एक तरह से नेगेटिव सिम्टम्स के साथ कुछ पॉजिटिव था कि वो एक पैरानॉइड जो एडिएशन डेवलप हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो इस तरह के सिज़ोफ्रेनिक जो होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इसमें जो क्या साइको सोशल जो फैक्टर मैंने बताया कि ये साइको सोशल फैक्टर होता है। और फिर इसके अलावा जो है इसमें फैमिली पैथोलॉजी का भी एक में काफ़ी असर पाया जाता है। यानी कि जो फैमिली है वो फैमिली का पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। तो फैमिली पैटर्न में फैमिली थ्योरीज़ आती हैं। तो फैमिली थ्योरीज़ में हाई एक्सप्रेस इमोशन का भी काफ़ी रोल होता है, जिसमें कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा हाई एक्सप्रेस इमोशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना, सरकास्टिज्म करना, या डीमोटिवेट करना, या हॉस्टाइल हो जाना, और या फिर स्पून फीडिंग करना, यानी कि उसको इतना डिपेंडेंट बना देना
कि वो जो है बच्चा अपने आप को इंडिपेंडेंट फ़ील ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाना, तो ये एक हाई एक्सप्रेस इमोशन जिसमें कि एम्पैथी या बीच का जो मिडल पाथ है या मिडल वे ऑफ बिहेवियर है, वो चीज़ें ना उस तरह से बिहेवियर ना कर पाना, तो ये पेरेंट्स का रोल होता है। दूसरा पेरेंट्स का इसमें काफ़ी पेरेंटिंग का काफ़ी रोल ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिसको सिज़ोइड टाइप के होते हैं, तो सिज़ोइड टाइप के जो होते हैं, तो सिज़ोफ्रेनिया जैसी उनकी पर्सनालिटी होती है वो भी अफेक्ट करती है। या आप स्किप्ड टाइप के होते हैं जो कभी वो खुश तो कभी ना खुश, तो कभी वो भी स्प्लिट टाइप के होते हैं, कभी गुड मोड में तो कभी बैड मोड में, तो कभी वो एग्रेसिव मोड में तो कभी पैसिव मोड में। तो उस तरह के स्थितियां भी जो हैं ये अफेक्ट करती हैं। रही बात है कि जो स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ के, वो स्ट्रेसेस बीमारी, सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी को क्रिएट नहीं करते, जनरेट नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन इस बीमारी को इंटरपर्सनल कॉज हो या सोशल कॉज हो या आपका फाइनेंशियल कॉज हो, एम्प्लॉयमेंट का कॉज हो, एनी पर्सनल कॉज हो, ये कॉज बीमारी को रिलैप्स करने में या एग्रवेट करने में ज़रूर मदद करते हैं। तो ये भी एक जो है आपका स्ट्रेसर फैक्टर भी एक मॉनिटर करना भी आवश्यक हो जाता है ट्रीटमेंट के साथ साथ। तो इस तरह से ये बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, और इन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहला जो मैनेजमेंट का तरीका है, वो तो आपको जैसे सभी को पता होगा कि एक्यूट जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन ही होता है। मेडिसिन के बाद फिर इंटरपर्सनल थेरेपी स्टार्ट की जा सकती है। लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं इसमें साइकोलॉजिकल अप्रोच का कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत समय से मैं मरीज़ पर काम कर रही हूँ, और इवन सिज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, हेवी प्रेडिंग सिज़ोफ्रेनिया जैसे मरीज़ों पर काम कर रही हूँ। तो उन मरीज़ों में भी मैंने देखा है कि इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, सपोर्टिव थेरेपी और साथ साथ में कल्चरल प्रोग्राम्स यानी कि प्ले थेरेपी या एंटरटेनमेंट या म्यूज़िक थेरेपी, इस तरह की चीज़ें फ़ायदा करती हैं, या एक्टिविटी शेड्यूलिंग, ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। एनकरेजमेंट जैसा है, ये फ़ायदा पहुंचाती हैं, और इनसे जो है मरीज़ में काफ़ी इजाफ़ा आता है। और साथ ही साथ जो सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है पेशेंट की रिकवरी में। और पेशेंट की रिकवरी में एक और भी ख़ास जो रोल होता है, वो है पेशेंट की प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। और प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी उसकी पॉजिटिव है, एक्टिव है, तो और सिज़ोइड नहीं है, तो उसके चांसेस रिकवरी के होने के रहते हैं। तो हम आपको एक दो शेयर करेंगे, पेशेंट्स को भी शेयर करेंगे या उनके थॉट्स को भी शेयर करेंगे अगर एडिटिंग हो जाती है तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे पेशेंट किस तरह से बातचीत करता है। एक पेशेंट सिंपल सा अभी वो एक्सपायर हुआ, हमारे कोविड से एक्सपायर हुआ, तो वो पेशेंट जो है हाईली एजुकेटेड था, फ़ॉरेन गया पढ़ने के लिए, और जब फ़ॉरेन में पहुंचा तो उसको कल्चरल शॉक लगा, और फैमिली में भी कुछ रहा होगा, उसका फैमिली कॉज भी रहा होगा, लेकिन जो उसको कल्चर शॉक लग कर के वो वहाँ पर जो जिस स्थिति में पहुँचा, तो उसको एक्यूट साइकोटिक एपिसोड कहते हैं। तो उस स्थिति में वो अपने आप को खुद ही समझने लग गया कि मैं जर्मन का हूँ, और मेरा नाम, उसने अपना नाम रख लिया कि मेरा नाम ये है, और वो इंग्लिश के एक्सेंट भी उसी तरह से बात करता, और आई एम फ्रॉम जर्मन, आई एम फ्रॉम नॉर्वे, आई एम फ्रॉम फ्रांस, और आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड दैट प्लेस, आई एम फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस तरह से बात करता, और कुछ भी पैसा ना कमाने पर कि आई हैव $20 million आई हैव विथ मी एंड हाउ मच यू वांट टू टेक, and every day like he used to ask, can you give me one piece of paper, and just ask one piece of paper and ask one pen, and then what he used to write, he writes only I am from Norway, I am from Germany, I am from Switzerland, I am from Britain, और ऐसे लिख करके बोलता था I am this and that and I have this much money, I can give you this much money and I want to get married and all, and so these are the thoughts उसके दिमाग में आते, और वो बेचारों को लिखता, और कितना भी ट्रीटमेंट चलने के बाद भी वो इतना थॉट्स बचे ही रहे उसके साथ, और अभी कुछ समय पहले वो नहीं रहा। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जब सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है तो लॉन्ग टर्म इसमें ट्रीटमेंट चलता है।
इसमें ट्रीटमेंट मिनिमम 2 इयर्स टू 5 इयर्स चलता है। अगर धीरे धीरे सिम्टम्स सबसाइड होते हुए दिखाई देते हैं तो डॉक्टर्स की एडवाइस से इसमें ट्रीटमेंट को रोका जाना होता है। और अपने आप इसको अचानक रोक देना, दवाइयाँ बंद कर देना, ना देना, तो बीमारी को एक तरह से वेलकम करना होता है। और दूसरा ये कहना चाहूँगी लास्टली कि ये जो बीमारी है, ऐसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बीमारी डायबिटीज़ की तरह है कि कंट्रोल हो गई तो मेडिसिन कम हो गई, कंट्रोल से बाहर आ गई तो मेडिसिन का डोज बढ़ा दिया गया। तो यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली जो है मेडिसिन का ट्रीटमेंट होता है। और जो साइकोलॉजिकल हेल्प होती है वो टाइम टू टाइम लेना ज़रूरी होता है। अगर रेगुलर लेता है तो उसके रिलैप्स होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो साइकोसिस फेज़ में ना हो। साइकोस यानी कि सिज़ोफ्रेनिक फेज़ में ना हो। साइकोसिस फेज़ वो होता है जिसमें कि आप कुछ भी बताएंगे, कुछ भी समझाएंगे, वो उसको समझ में नहीं आएगा। वो कंट्रोल बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग वो बात हो जाती है। वो अपनी ही बात सुनेगा, अपनी ही बात कहेगा, अपनी ही दुनिया में रहेगा, उसकी अपनी ही दुनिया होगी। और ऐसी दुनिया से आप अपने आप को बाहर की दुनिया में लाना चाहें, आप एक सामान्य लोगों की दुनिया में लाना चाहें, तो बातचीत के द्वारा उस मुश्किल होता है। तो जब मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती हैं स्थितियाँ, तब थेरेपी काम करती है। चाहे वो थेरेपी आप सीबीटी ले लीजिए, प्ले थेरेपी ले लीजिए, एक्टिविटी शेड्यूलिंग ले लीजिए, या आप साइकोथेरेपी ले लीजिए, सपोर्टिव साइकोथेरेपी ले लीजिए, म्यूज़िक थेरेपी ले लीजिए, एंटरटेनमेंट थेरेपी ले लीजिए, कुछ भी थेरेपीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फैमिली काउंसलिंग का भी इसमें बहुत रोल होता है, ताकि फैमिली काउंसलिंग का जो हाई एक्सप्रेस इमोशन है उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको मॉडिफाई किया जा सके, उनका सपोर्ट मिल सके। तो ऐसी स्थितियों में ये सिज़ोफ्रेनिया का जो है आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आपको लास्ट में सिज़ोफ्रेनिया अगर आपके घर पे किसी को अगर है, तो आप उसको एकदम से छुआछूत बीमारी ना समझ करके आप उसको घर से निकालना या उससे दूर दूर भागना या उससे बचने की कोशिश करना, जैसे चीज़ें से आप अपना बचाव रखें। आप उसके साथ उसकी एक थाली में खा सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ बोल सकते हैं, उसके साथ सो भी सकते हैं, यानी कि अगर आपका पार्टनर है तो। क्योंकि ये बीमारी छुआछूत बीमारी नहीं होती है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको रखनी है कि अगर घर में किसी को एक को हो गया तो उसको हमें हॉस्पिटल में रखना है, या लॉन्ग जो टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर रखना है। ऐसा अपने अंदर में सोच ना धारण करें। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और अगर आप पसंद करते हैं मेरी टॉक को, तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, ओम शांति। क्या बहुत बोला है हमने।